हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है एंड जो लोग भी फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं दे नो कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। कैसी स्ट्रैटेजी अचीव कर रहे हैं हम लोग, जिसमें थरली हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक का सारा जो एन है वो कवर करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। हम लोग बुक वाइज नहीं चलेंगे, क्लास वाइज नहीं चलेंगे, बिकॉज उसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल हो जाता है याद रखना कि 6th क्लास में क्या था, 7th क्लास में क्या था। सो बेसिकली हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। एक टॉपिक को जहाँ जहाँ वो अवेलेबल होगा 6 से 12 क्लास तक के लिए वो हम कवर करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जब इंडियन ज्योग्राफी आएंगी तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ भी हम साथ में लेंगे, और 11th क्लास की जो दूसरी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, तो हम वो बेसिकली सारी लेंगे बुक्स। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जितना शेयर कर सकते हैं आप करिए, एंड शो लव टू दिस वीडियो, क्योंकि उससे हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है बनाने के लिए। एंड जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए इन क्लासेस के, कब आती हैं क्लासेस, और जो भी हम एक्स्ट्रा फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पीडीएफ्स देते हैं वहाँ पर, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपडेट्स आते हैं, और ये वाले कोर्स की क्लासेस की अपडेट्स तो आती ही हैं वहाँ पे। हर क्लास के शाम को जिस टाइम भी क्लास अपलोड होती है अपडेट कर दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स उसको आराम से देख सकें। तो आप टारगेट आईबी एग्जाम्स, ठीक है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड, पूरे साल की जो है सब्सक्रिप्शन पीडीएफ की बेस्ड है, ठीक है, आप माइंड मैप्स बाय आकाश मेरा पर्सनल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज करके क्वेरी डाल सकते हैं अपनी फॉर द पीडीएफ्स। पूरी पीडीएफ है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली सारे क्लास जो होंगी, सारे क्लासेस के नोट्स और उनकी पीडीएफ्स वो प्रोवाइड की जाएंगी। फिर अगस्त 2023 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, साथ में आपके लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, और साथ में और जो इंपॉर्टेंट थोड़े से नोट्स हो जाते हैं बाकी जीएस सब्जेक्ट्स के, वो सारे जीएस सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको उस बैच के अंदर मिलेंगे, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे एक छोटी सी अमाउंट आप पे करके पूरे साल की सब्सक्रिप्शन अपनी ले सकते हैं, और उसमें जितनी भी पीडीएफ्स होंगी सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों के जो लिंक्स हैं, ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज हमारे पास जो है, कल जो क्लास हुई थी हमारी मेजर लैंडफॉर्म्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक चैप्टर हमारा बचा हुआ था, वो करेंगे, और साथ में रॉक्स एंड मिनरल्स जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। 7th क्लास की है ये, और चैप्टर नंबर 3 है आर चेंजिंग अर्थ। इसमें बात कर रहे हैं पहले लिथोस्फेयर के बारे में। अब क्या है लिथोस्फेयर, मतलब वो लैंड स्ट्रक्चर, जो पूरा क्रस्ट वाला एरिया में जो लैंड है जहाँ पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, और जो वाटर वाला पार्ट है उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। तो लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, ये आप जानते हैं, बहुत सारी प्लेट्स में वो टूटा हुआ है, विच इज नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, ये एक दूसरे के आसपास बहुत स्लोली घूम रही होती है, ठीक है। वेरी जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब बहुत ही छोटी यूनिट, ठीक है, और हर साल थोड़ा थोड़ा घूमती है। वो छोटा हमारे लिए है बेसिकली, लेकिन इतना घूमना भी इट इज़ टू मच, ठीक है। उसके बाद दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टन मैग्मा इनसाइड दी अर्थ, जो क्रस्ट के नीचे जो मैंटल है, और जहाँ पे एस्थीनोस्फेयर में बहुत ही ऐसे लावा वाला एरिया है पूरा, तो वहाँ पे जो मोल्टन मैग्मा जो मूवमेंट होती है उसकी उसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है ये आसपास घूमती है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन दी एक्टिविटी। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से दिखा रहे हैं, और वो करंट्स जब बनते हैं तो ऐसे होता है बेसिकली कि यहाँ से उठता है, ठीक है, और उसके बाद यूँ जाएगा, और फिर यूँ आके फिर नीचे हो जाएगा, फिर इधर से यूँ जाएगा और यूँ आएगा। अब इसके साथ में ही बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हो रहा है, तो बेसिकली साइकिल्स बनती हैं और वो घूमते रहते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है बेसिकली इन लोगों ने कि कैसे वो मूवमेंट होती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये हमने देखा अभी। अर्थ मूवमेंट जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस जो उन्हें अंजाम देती हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स को जो कॉज करता है, तो बेसिकली वो फोर्सेस
पे डिवाइडेड होता है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जब करेंगे तो एंडोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं, और जो फोर्सेज बाहर से काम करती है, सरफेस ऑफ द अर्थ के बाहर से काम करती हैं, उसको एक्सोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं। ये हमने थर्ड क्लास में देख लिया है। अर्थ मूवमेंट्स में देख लीजिए, एंडोजेनिक फोर्सेज हैं और साथ में आपकी एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं। एंडोजेनिक में सडन फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स होती हैं, उसकी वजह से जो अर्थ की मूवमेंट है वो चेंज होती है जो सरफेस पे है। उसके बाद डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं और साथ में क्या है आपकी बिल्डिंग माउंटेन्स, ये सब हैं। एक्सोजेनिक बाहरी हिस्से से जो होती है वो होती है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब उड़ना परत का, और डिपोजिशनल मतलब बैठना परत का। तो इसमें रिवर हैं, विंड यूज़ होती हैं, सी वेव्स यूज़ होती हैं, ग्लेशियर्स, ये सारे तरीके हैं, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आते हैं, जिससे जो मूवमेंट है हमारी प्लेट्स की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो चेंज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। एंडोजेनिक जो है वो सडन मूवमेंट्स कभी कभी करते हैं, और कुछ टाइम पे स्लो मूवमेंट्स भी करते हैं। दो तरीके से होती हैं। सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज है वो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन जो स्लो वाले हैं जैसे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस और बिल्डिंग माउंटेन्स, ये स्लो हैं जो बेसिकली आराम से करते हैं। ठीक है, अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली। ये हमने एक सेकंड क्लास के अंदर देखा था, वोल्केनो पूरा कंप्लीट भी किया था हमने, अर्थक्वेक और वोल्केनो वहाँ पे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये सारा है यहाँ पे। ठीक है, मैग्मा चेम्बर है और यहाँ से निकलता है ये बेसिकली, ये मैग्मा है, जब यहाँ पे आ जाता है तो इसको लावा बुलाते हैं। ठीक है, और ये क्रेटर है, ऊपर वाला जो ओपनिंग है यहाँ से निकलती हैं गैसेस, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलता है। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी सेकेंड क्लास के अंदर देख लिया। सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट जब हिलती हैं, तो सरफेस जो होता है अर्थ का वो वाइब्रेट करता है, ये हमने देखा था पहले ही। वाइब्रेशन जो है वो पूरे अर्थ में फैल सकती है, और इन वाइब्रेशंस को बोलते हैं अर्थक्वेक्स। ये पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, ये हमने देखी थी सेकेंड क्लास के अंदर। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स, उसको बोलते हैं फोकस, और उस फोकस से सबसे पास वाला पॉइंट जो अर्थ सरफेस पे पड़ता है अबव इट, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। एपिसेंटर से फिर वाइब्रेशन निकलती है वेव्स की फॉर्म में। एंड ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। सबसे ज़्यादा डैमेज एपिसेंटर के पास होता है, और फिर डैमेज कम होता जाता है जितना दूर जाती हैं वेव्स। ठीक है, जितना ही उस एपिसेंटर से दूर जाएंगी उतनी जो वेव्स की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती रहेगी। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन भी जो है वो कम होता रहेगा। ये रहा आपका, ये हमने देखा था कहाँ पे, अपने सेकंड क्लास में जब अर्थक्वेक कर रहे थे हम। ठीक है, ये रहा फोकस, और बिल्कुल पास में जो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा वो पड़ेगा एपिसेंटर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से वेव्स जा रही हैं। ठीक है, प्लेट बाउंड्री हैं जो मूव करती हैं एक दूसरे के साथ साथ, जैसे ये दो प्लेट्स हो गई, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, तो ये मूव कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो वो अर्थक्वेक की वजह से भी होता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। थ्री टाइप्स ऑफ होती हैं, जैसे हमने देखा था, पी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसको बोलते हैं। एस वेव्स जो ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हो रही है, ये परपेंडिकुलर होता है बेसिकली। एंड एल वेव्स या सरफेस वेव्स जो होता है बेसिकली, ये सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती हैं वो वाली हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हाँ हमें पता है दे कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, लेकिन इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम पहले ही जो प्रिपरेशन कर लें। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा काम नहीं है जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लगे आपको। ठीक है, रिक्टर स्केल और ये सब हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ था नहीं इंपॉर्टेंट, ये हम ऑलरेडी क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है अर्थक्वेक केस स्टडी दी हुई है जो भुज में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे 6.9 रिक्टर स्केल का भुज टाउन के अंदर 2001 के अंदर जो आया था। ठीक है, अर्थक्वेक, तो उससे कितना इम्पैक्ट हुआ था और कितना प्रॉब्लम हुआ था ये उसके बारे में है। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है वो कौन सी मशीन से कैलकुलेट किया जाता है, सीज्मोग्राफ से। ठीक है, वन सेकेंड लेट मी, यस, सिज्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड जो अर्थक्वेक का होता है वो रिक्टर स्केल से चेक करते हैं। 2.0 या उससे लेस जो होता है वो बहुत कम फील किया जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक जो 5.0 से ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, और 6.0 से ज़्यादा हो तो बहुत ही इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और 7.0 से इसका मतलब इसको बोलते हैं मेजर अर्थक्वेक। तो 7.0 से अगर के आसपास आपका अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है।
ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स देख लेते हैं अब हमने ये इससे पहले भी देखा था लास्ट क्लास में। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस। आपको पता है जो पूरा लैंडस्केप है वो दो तरीकों से क्या है, बदल रहा है। ऊपर सरफेस की बात कर रहे हैं, वेदरिंग हो रही है एंड इरोजन हो रही है। वेदरिंग का मतलब होता है कि रॉक्स टूट जाते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। वेदरिंग का प्लीज ये डेफिनेशन याद रखिएगा, वो डेफिनेशंस डायरेक्टली यहाँ से पूछते हैं। इरोजन का मतलब क्या है, वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। वेदरिंग मतलब टूट जाए वो हीट एंड प्रेशर की वजह से। इरोजन मतलब कि वाटर, विंड और आइस की वजह से जो सामान है, वो परत है ऊपर लैंड के ऊपर, वो बह जाती है, वो इरोड हो जाती है। ठीक है, जो इरोडेड मटेरियल है वो अलग अलग तरीक़ों से ट्रांसपोर्टेड होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से उधर जाता है एंड इवेंचुअली फिर कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, ये जो इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस है, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है सरफेस के ऊपर। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में सीधे के सीधे स्टेटमेंट बेस्ड या ऑप्शन बेस्ड पूछ लेंगे वो, तो प्लीज़ इनको याद रखिएगा। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाने का जो प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ दिस डिफरेंट क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, इट्स डन बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे द वर्क ऑफ अ रिवर। ठीक है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा है, जब रिवर बहती हुई आती है ऊपर सरफेस से, तो फिर वो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आती है, क्योंकि बहुत फास्ट स्पीड में होती है। और जैसे ही फिर थोड़ा सा ग्रेडियंट, जैसे इतना स्टीप स्लोप होता है जब रिवर आ रही होती है, फिर थोड़ी धीरे धीरे ना वो जो स्लोप है वो कम होता जाता है। तो यहाँ से रिवर जब आती है तो बहुत सारा अपने साथ सामान लेकर आती है। जैसे स्पीड स्लो होती है रिवर की, उसके बाद जो है, जो ये सामान ऊपर से इरोजन के फॉर्म में आया है, वो धीरे धीरे इस वाले एरिया में डिपॉजिट होना शुरू होता है, और ऊपर से जो मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो सारे साथ में आते हैं, और फिर जो है लैंडस्केप भी बनता है, इरोड भी होता है, फिर आके बनता भी है। When the river trembles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब ऊपर से डायरेक्टली नीचे की तरफ यहाँ गिर रहा है ना, तो वाटरफॉल क्रिएट करता है। और यहाँ से भी जब यहाँ पे एकदम से भी गिरता है, तो भी जो है मटेरियल बहुत सारा इरोड करके अपने साथ ले जाता है। ये हार्ड रॉक इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये टूटा नहीं। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये बताने के लिए कि हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे वाटरफॉल देख रहे थे कैसे होते हैं। जैसे ही रिवर्स जो होती है एंटर करती है प्लेन में, ठीक है, इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्जर बेंड्स नोन एज मियांडर्स। ये देख रहे हैं आप, घूम रही है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये जो घूम रही है इसको बोलते हैं मियांडरिंग ऑफ रिवर्स, घूमना रिवर्स का। कॉन्टिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन जो होती रहती है वो मियंडर के आसपास होती रहती है, जैसे घूम रहा होता है। तो यहाँ से इरोड किया, यहाँ गया तो यहाँ पे सामान डाल दिया, यहाँ से सामान उठाया, यहाँ सामान डाल दिया। तो मियंडर्स के आसपास ही जो होती है आपके ज़्यादातर जो इरोजन और डिपोजिशन होती है वो मियंडर के आसपास होती है। द एंड्स ऑफ मियंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। तो बेसिकली क्या होता है, मियंडरिंग होने के वक्त पे जो इतना इरोजन और डिपोजिशन होता है, तो वो जो मियंडर लूप जो है ना वो टूट जाता है, और फिर एक छोटा सा एक कट ऑफ लेक, अलग से एक लेक बन जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, एट टाइम्स द रिवर आउटफ्लोज इट्स बैंक्स। कभी कभी ऐसा होता है कि रिवर जो है, बैंक्स जो है मतलब उसके आसपास वाला एरिया, उसको भी आउटफ्लो कर जाती है, जिससे क्या हो जाता है, फ्लडिंग हो जाती है आपके नेबरिंग एरियाज में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्सबो लेक को मार्क कर देता हूँ, और मियांडर्स को आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along with its banks. जैसे वो फ्लडिंग होती है तो जो मटेरियल होता है नदी के अंदर, पानी बह रहा है जो उसके अंदर जो होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका जो वो सामान जो आया है रिवर के साथ साथ, वो भी आकर बैठ जाता है कहाँ पे, बैंक्स के ऊपर, जब फ्लडिंग होती है। इससे फॉर्मेशन होती है एक फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन की, क्योंकि बहुत ही अच्छी मिट्टी, बहुत ही अच्छे सेडिमेंट्स जो होते हैं वो आके यहाँ पे बैंक्स के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे बहुत अच्छी फर्टाइल फ्लड प्लेन क्रिएट होता है। ठीक है, द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। ठीक है, जो ये रेज्ड लैंड फॉर्म्स है ना, यहाँ पे आके मिट्टी थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बेसिकली ये ऊपर की तरफ है, बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस फॉर ये लेवीज बुलाते हैं इसको।
जैसे ही रिवर अप्रोच करती है सी की तरफ तो जो स्पीड होती है ये बहते हुए पानी की, ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होती रहती है, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में प्लीज़ याद रखिएगा, ट्रिब्यूटरीज आकर रिवर में मिलती हैं और रिवर जब खुद टूट जाती है अलग अलग उसमें तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ये देख रहे हैं आप, मेन रिवर है, यहाँ तक आते आते स्लो हो जाती है और अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। द रिवर बिकम स्लो, सो स्लो कि वो क्या करती है, अपना जो लोड लेकर आती है इतना सारा सामान का, वो धीरे धीरे आके यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाता है। ईच ट्रिब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। सब ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो अपना खुद का माउथ बनाती हैं। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। ठीक है, ये सेडिमेंट्स जो हैं यहाँ पे पूरा बैठी हुई हैं, तो ये डेल्टा का वो बताया हुआ है आपको। जो सेडिमेंट्स होते हैं फ्रॉम ऑल द माउथ्स, ठीक है, दे फॉर्म अ डेल्टा। देख रहे हैं आप, ये सारा डिपॉजिट जो लेकर आई हुई है ना रिवर ऊपर से, ये उसका है। ठीक है, नेक्स्ट मैं वही देख रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम वन बाय वन सारी लाइन बाय लाइन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। रिवर्स का हमने देख लिया, अब सी वेव्स का देखेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ये जो सी वेव्स होती हैं इससे लैंडफॉर्म्स जो कोस्ट पे बनते हैं, ठीक है, वो इसकी वजह से, सी वेव्स की वजह से बनते हैं। सी वेव्स जो होती हैं वो लगातार स्ट्राइक करती हैं इन पत्थरों को। देख रहे हैं आप, ये पत्थरों को स्ट्राइक करती हैं और जैसे ही क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं तो ओवर टाइम क्या होता है, वो लार्जर और वाइडर होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे होलो लाइक केव्स बन जाते हैं। केव्स देख रहे हैं आप, ऐसे केव्स बन जाते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। जब ये इतने बड़े बड़े होते रहते हैं, टूटते रहते हैं अंदर से, तो फिर ऊपर से रूफ बच जाती है और थोड़ा बस उसका पिलर बच जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ही आर पार कर देती है वो इसको। ठीक है, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। तो सी आर्चेस यहाँ पे क्रिएट होती हैं। ठीक है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ठीक है, फिर रूफ भी टूट जाता है जब और सी वेव्स उस पर एक्ट करती हैं और उसके बाद फिर आखिरी में वॉल्स बच जाती हैं। दीज वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। ठीक है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज अ सी क्लिफ। सी क्लिफ मतलब सी में जाने वाली क्लिफ, देखा है ना आपने, मूवीज में दिखाते हैं भागते हुए आते हैं और पत्थर से कूदते हैं सीधा पानी के अंदर, सी के अंदर। तो बेसिकली वो क्लिफ्स बन जाती है वहाँ पे, टूट टूट कर, वो जो वॉल्स बच जाती हैं, सिर्फ सी अपना रास्ता निकाल लेता है सी वेव्स के थ्रू। तो जो वो ऊंचाई से कूदते हैं तो उसको सी क्लिफ बुलाते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और फिर जो सी वेव्स जो आती हैं साथ में, उसके बाद वो अपने सेडिमेंट्स जो ला रही होती हैं दूर से, वो शोर के ऊपर डालती है, किनारों के ऊपर, और फिर वहाँ पे बीच बन जाते हैं, वो मिट्टी जो पड़ी होती है बीच की। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क ऑफ आइस। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आगे और आती हैं अच्छे से, आगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। फिर आता है वर्क ऑफ आइस। उसमें क्या होता है, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जो आइस की फॉर्म में जब रिवर्स जम जाती हैं तो उसको वो ग्लेशियर की फॉर्म में जमती हैं हमेशा। जो जो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ये भी इरोड करते हैं लैंडस्केप को बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ठीक है, देख रहे हैं आप ये रॉक्स यहाँ पे। ठीक है, ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज देयर। एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन। ठीक है, जब वो जम जाता है तो फिर वो भर जाता है वहाँ पे पानी, और वहाँ पे ब्यूटिफुल लेक्स बन जाते हैं माउंटेन्स के अंदर। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। जो मटीरियल होता है ग्लेशियर्स में वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और इन डिपॉजिट्स को बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक है, तो जो ग्लेशियर के अंदर वो सारा मटेरियल होता है और वो जब आके सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं, चाहे वो रॉक्स बड़े हों या छोटे हों, सैंड हो या बेशक सिल्ट हो, तो वो डिपॉजिट हो जाती है और उसको बुलाते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। फिर हम देखते हैं वर्क ऑफ विंड। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि विंड कैसे काम करती है। डेजर्ट में अगर आप जाएंगे, अब देखेंगे सहारन डेजर्ट हो गया या फिर जो आपका थार डेजर्ट हो गया, उसमें आप देखते हैं कि ऐसे मिट्टी देखो, परतें की परतें ऐसे पड़ी हुई हैं। बहुत ही एक्टिव एजेंट होता है इरोजन एंड डिपोजिशन का क्या डेजर्ट्स के अंदर, विंड। ये विंड ही है जो बेसिकली जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स के फॉर्म में बनाती है एक डेजर्ट को। विंड की वजह से होता है, वो इरोजन होता है, कहीं से मिट्टी उड़ेगी और कहीं जाके बैठेगी। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम की फॉर्म में रॉक्स दिखते हैं वहाँ पे, जिनको मशरूम रॉक्स बुलाया जाता है।
विंड्स जो हैं वो लोअर सेक्शन रॉक के उसको ज़्यादा इरोड करती है विंड्स, और अपर पार्ट जो होता है रॉक का वो रह जाता है। इसीलिए मान लीजिए अगर यहाँ पे एक रॉक पड़ा हुआ है और विंड जो है वो इस वाले रीजन को ही बेसिकली बार बार इरोड कर रही है, ठीक है, इस वाले रीजन को इरोड कर रही है, तो क्या होता है फिर ये नीचे से कम होता रहता है और ऊपर जो है ऐसा मशरूम शेप बच जाता है, ये नीचे से बहुत ज़्यादा इरोड कर देता है इसको, ठीक है, ऐसे होता है मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ रॉक मोर देन द अपर पार्ट, ये बताया मैंने। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस होता है इनका और वाइडर टॉप होता है। जब विंड ब्लो करती है तो वो लिफ्ट करती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है सैंड को एक जगह से दूसरी, उड़ाती है और दूसरी जगह ले जाती है। जब वो रुकती है ब्लो करना तो फिर सैंड वहाँ पे बैठ जाती है और डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। इनको बुलाते हैं सैंड ड्यून्स, इकट्ठी हो जाती हैं, उड़ के आती है मिट्टी और बैठ जाती है आके, उनको सैंड ड्यून्स बुलाते हैं। जब ग्रेन्स होते हैं जो सैंड के, जब सैंड का टेक्सचर जो है वो बड़ा फाइन और लाइट होता है तो विंड जो है उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी उड़ा कर लेके जा सकती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज, जब वो सैंड जो होती है ये वाली बहुत बड़े बड़े एरियाज में डिपॉजिट होती हैं तो इसको बुलाते हैं लोएस, ठीक है। लार्ज डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं लोएस के, इट इज़ फाउंड इन चाइना। तो लोएस, सैंड ड्यून्स ये सब भी हैं, हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी जो है क्लास 11th की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है रॉक्स एंड मिनरल्स, जो आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। लास्ट चैप्टर है, हमने पिछले क्लास में जो रह गया था वो कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। द अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने देखा है। ये एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में है आउटर लेयर में, और हॉट और मोल्टन फॉर्म में कहाँ पे है, इंटीरियर में। जो उसकी बात कर रहे हैं क्रस्ट, बताइए मुझे कौन से हैं, अभी पढ़ाए थे मैंने, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो ये मैंटल की बात कर रहे हैं कि हॉट एंड मोल्टन फॉर्म में है इंटीरियर में। 98% जो है पूरा क्रस्ट का हमारे, इट इज़ कम्पोज ऑफ 8 एलिमेंट्स। पूरा जो अर्थ का क्रस्ट है वो 8 एलिमेंट से मिलकर बना है। ऑक्सीजन, सिलिकन, अल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और बाकी जो है ये 8 हो गए, ऑक्सीजन, सिलिकल, अल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब कौन मुझे इन 8 एलिमेंट्स के जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का O हो गया, सिलिकन का SI हो गया, ये प्लीज़ मुझे इसका नेम लिख के दीजिएगा। एंड द रेस्ट इज कंस्टिट्यूटेड बाय टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। ये सारे होते हैं टोटल क्रस्ट के अंदर। 2% जो बचे हुए होते हैं वो इन सब से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, 1 second. Okay. The elements in the Earth's crust are rarely found exclusively, but are usually combined. अब क्या है कि ये अर्थ क्रस्ट में अगर आप एलिमेंट्स ढूंढने लगोगे तो वो एक्सक्लूसिवली आपको पड़े हुए नहीं मिलेंगे। वो यूजुअली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ, और फिर 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो उनको सब्सटेंसेस बोलते हैं ना, तो वो सब्सटेंसेस फॉर्म में बेसिकली मिलते हैं हमें। दीज सब्सटेंसेज आर रेकग्नाइज, इन सब्सटेंसेस को बोला जाता है मिनरल्स। इसीलिए अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मिनरल क्या है, नेचुरली अकर करता है, आर्टिफिशियली नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों से मिल सकता है। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक, एक ऑर्डर में एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका डिजाइंड होता है, और एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। याद रखिएगा, किसी भी मिनरल की एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल जो होता है इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मिनरल में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगल एलिमेंट मिनरल्स जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो अगर यूपीएससी क्या है, अब इसमें स्टेटमेंट क्या देगा, द मिनरल इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ पे सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एट्सेट्रा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल में ये डिटेल दी हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो प्लीज़ इसको मत मिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो लिथोस्फीयर बनाते हैं, दे आर लिमिटेड, ठीक है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट वेज में एक साथ बने हुए होते हैं टू मेक अप वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स। बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटी हमें मिलती हैं।
देर आर एटलीस्ट 2000 मिनरल्स जिनको अभी तक नेम किया गया है और आइडेंटिफाई किया गया इन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, बहुत ही अलग अलग कॉम्पोजिशन में अलग अलग तरीक़ों से मिले हुए होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द कॉमनली अकरिंग वंस आर रिलेटेड टू 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स दैट आर नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 2000 मिनरल्स हैं, ये बेसिकली अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो 6 जो हैं मेजर मिनरल ग्रुप्स के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिक सोर्स जो होता है इन सब मिनरल्स का वो क्या है? हॉट मैग्मा, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमें मिलता है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो क्रिस्टल्स होते हैं जो मिनरल्स के वो दिखाई देते हैं हमें, और एक सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स जो होते हैं फॉर्म्ड इन सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई एज टू फॉर्म रॉक्स। सीक्वेंस बनता रहता है इन मिनरल्स का, क्रिस्टल्स का, और साथ में फॉर्म करते हैं और फिर बाद में रॉक बन जाते हैं। मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में हमें मिलते हैं। कोल मिलता है हमें सॉलिड फॉर्म में, पेट्रोलियम पेट्रोल जो होता है वो आपका गैसियस वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और नेचुरल गैस जैसे आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी भी यूज़ करते हैं तो बेसिकली वो गैसियस फॉर्म्स में मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं जो एक मिनरल की होती है हमें, जो उसका हम क्या करते हैं, ठीक है, नेचर और देखेंगे हम मिनरल्स का कैसा होता है और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, ये इस टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे आराम से। ठीक है, फर्स्ट आता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। ये कैसे डिटरमाइन होता है? जो आप एक्सटर्नली देखते हैं उसका फॉर्म कैसा दिखता है वो उस वजह से है कि कैसा उसका इंटरनली वो कैसे अरेंज है, सारी चीज़ें लेयर्स जो हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्यूबॉइडल फॉर्म में है, ऑक्टाहेड्रन्स फॉर्म में है, हेक्सागोनल फॉर्म में है, प्रिज्म ऐसे बने हुए हैं, तो उसके डिफाइन होता है कि कैसे आपका एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होगा। देन देर इज क्लीवेज, टेंडेंसी टू ब्रेक इन गिवन डायरेक्शंस इंट्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेसेज। आप किस जो बेसिकली किस डायरेक्शन में हैं आप उसको तोड़ सकते हैं, वो टेंडेंसी जो होती है उसकी ब्रेक हो जाना इन गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सर्फेस। जब वो टूटेगा तो बेसिकली और एक प्लेन सर्फेस आ जाएगी। रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कैसे होता है, इंटरनल अरेंजमेंट कैसी है मॉलिक्यूल्स की, मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शंस एंड एट एनी एंगल टू ईच अदर। तो बेसिकली ये भी एक तरीका है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है एक मिनरल की जब हम देखते हैं। फ्रैक्चर में अगर देखें तो इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जैसे होती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स, देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई प्लेन ही नहीं है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, द क्रिस्टल विल ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर। इस वजह से क्या होगा कि कोई प्लेन सरफेस ही नहीं है अंदर की तरफ, कोई स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बन रहा है, उससे क्या होता है कि वो ब्रेक किस फॉर्म में होगा, इरेगुलर मैनर में होगा। जब उसको तोड़ने लगेंगे तो ऊबड़ खाबड़ तरीके से वो टूटेगा, एंड नॉट अलॉन्ग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज और फ्रैक्चर जो हैं ये एक दूसरे से अलग अलग है, बेसिकली दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। जब क्लीवेज मतलब उस तरीके से आप तोड़ेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में टूटेगा और फिर एक और प्लेन सरफेस निकल आएगा, लेकिन फ्रैक्चर में क्या होता है जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो इरेगुलर तरीके से टूटता है। लस्टर, इसका मतलब कि अपीयरेंस ऑफ अ मटीरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। ईच मिनरल हैज़ अ डिस्टिंक्टिव लस्टर लाइक मटैलिक, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। लस्टर मतलब उसकी चमक मान लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर भी बेस्ड होता है। कलर के ऊपर करे कि सम मिनरल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल कैसा है, अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे उसका कलर निकल के आता है। जैसे मैलाचाइट, अज्योराइट, कैल्कोपायराइट, तो ये क्या है बेसिकली इस तरीके से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं। एंड सम मिनरल्स आर कलर्ड बाय इम्प्योरिटीज़, और कभी कभी क्या होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जो मिक्सड होती हैं उसकी वजह से भी कलर डिफरेंट दिखाई दे। जैसे अगर क्वार्ट्ज देख लेंगे उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसलिए वो हमें वाइट दिखाई देता है, कभी कभी ग्रीन दिखाई देता है, रेड, येलो। वो क्यों है? क्योंकि क्वार्ट्जाइट के अंदर क्या है बेसिकली कि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा कलर जो है वो चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्ट्रीक, कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल, के उस मिनरल का, ठीक है, बेस पाउडर कौन सा है। इट मे बी ऑफ द सेम कलर एज द मिनरल और मे डिफर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कलर जो होता है ग्राउंड पाउडर का किसी मिनरल का वो अलग हो, ठीक है, और मिनरल का कलर अलग हो, या कभी कभी वो सेम हो सकते हैं। जैसे मैलाचाइट इज़ ग्रीन एंड गिव्स ग्रीन स्ट्रीक। ठीक है, वो ग्रीन कलर का मैलाचाइट जो होता है वो ग्रीन ग्राउंड पाउडर है उसका, और वो दिखता भी ग्रीन है। फ्लोराइट इज़ अ पर्पल और ग्रीन बट गिव्स अ वाइट स्ट्रीक।
ठीक है, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है, सेम हो ग्राउंड पाउडर मिनरल के कलर के वो भी हो सकता है, स्ट्रीक जो हो उसकी। तो ये बेसिकली कुछ वो चीज़ें हैं, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम जब मिनरल्स को क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उसके नेचर और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली हैं। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट मतलब कि लाइट रेज जो हैं वो पास कर सकती हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, विच कैन बी सीन प्लेनली। ट्रांसलूसेंट मतलब कि लाइट रे पास करती है लेकिन पूरा क्लियरली नहीं करती और डिफ्यूज़ हो जाती है अंदर, ठीक है, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट्स है इट कैन नॉट बी सीन। ओपेक का मतलब होता है लाइट विल नॉट पास एट ऑल, ठीक है। फिर होता है स्ट्रक्चर कैसा है, पर्टिकुलरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स, किस तरीके से इंडिविजुअल क्रिस्टल्स जो उसके अंदर हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। फाइन तरीके से हैं, बिल्कुल पतले पतले पार्टिकल्स, मीडियम मतलब मोटे, और कोर्स मतलब और ज़्यादा, ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। फाइबरस भी हो सकते हैं, ठीक है, सेपरेबल, डाइवर्जेंट, रेडिएटिंग, ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। उसकी हार्डनेस भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो रिलेटिवली रेजिस्टेंस बीइंग स्क्रैच, जब स्क्रैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्डनेस इनकी इतनी होती है कि वो रेजिस्ट करते हैं टूटने से। 10 मिनरल्स आर सिलेक्टेड टू मेजर अ डिग्री ऑफ हार्डनेस फ्रॉम 1 to 10। फर्स्ट पे टैल्क रखते हैं और 10 पे डायमंड रखते हैं। 10 का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस, और सबसे उसमें देखेंगे अगर सब 1 नंबर पे विच इज़ द लीस्ट विच हैज़ लीस्ट हार्डनेस, वो नंबर 1 पे आता है टैल्क। तो उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि यार ये किस के बीच में पड़ रहा है कोई भी मिनरल। कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जाम्पल, अ फिंगर नेल इज़ 2.5 एंड अ ग्लास और नाइफ ब्लेड इज़ 5.5। तो इन 10 चीज़ों के ऊपर हम डिग्री मेजर करते हैं कि कितनी हार्डनेस है एक मिनरल के अंदर। तो सबसे लीस्ट कौन सा है, टैल्क, और सबसे ज़्यादा हार्डनेस सबसे ज़्यादा किसकी है, वो है आपकी डायमंड की। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, उसको देखते हैं रेशियो कि वेट क्या है गिवन ऑब्जेक्ट का, और फिर डिवाइडेड बाय वेट जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट वेड इन एयर एंड देन वेड इन वाटर एंड डिवाइड वेट इन एयर बाय द डिफरेंस ऑफ द टू हाइट्स वेट्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसके हिसाब से भी हम ये यहाँ पे टेबल में देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 चीज़ें हैं जो बेसिकली हमें बताई हुई हैं और ये हमने सारी चीज़ देखी हैं। अब चलते हैं मेटालिक मिनरल्स की ओर। दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कंटेंट एंड कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो पहले टाइप ऑफ मिनरल्स कौन से आए हैं हमारे पास, पहले टाइप ऑफ मिनरल्स आए हैं हमारे पास मेटालिक मिनरल्स। सी के पास नाउ 3 टाइप्स में सब डिवाइडेड हो सकते हैं ये। फर्स्ट इज प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एट्सेट्रा। सेकंड कौन से होते हैं, फेरस मेटल्स जिसमें आयरन होते हैं सॉरी, आयरन एंड अदर मेटल्स ऑफ्टन मिक्सड विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील, ठीक है। तो दूसरे टाइप कौन से होते हैं, फेरस मेटल्स, और तीसरे होते हैं नॉन फेरस मेटल्स, जिसमें मेटल कौन से आते हैं, जैसे कॉपर, लेड, जिंक, टिन, अल्यूमिनियम, तो ये सारे आते हैं। तो ये हैं मेटालिक मिनरल्स के टाइप्स। फिर आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये वो मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर मेटल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे सल्फर, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, ये एग्जाम्पल हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। और सीमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। बहुत सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स के मिक्सचर से बनाते हैं सीमेंट को। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में और डायरेक्टली यहाँ से उठाया हुआ स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स में जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा। कौन से टाइप्स किसके अंडर आते हैं वो भी प्लीज़ याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आपका है, कुछ मेहनत जो है आपको खुद भी करनी पड़ेगी। फिर आते हैं रॉक के ऊपर। मिनरल्स पढ़ लिया, अब रॉक्स की बारी है। क्या है, रॉक्स में द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स जब साथ में आके मिलते हैं, और रॉक जब आप देखते हैं बेसिकली, तो उसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल है बेसिकली। बहुत सारे मिनरल्स मिला के फिर क्या है, एक रॉक बनाते हैं। रॉक में भी हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, और बहुत ही डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है। जैसे ग्रेनाइट जो है वो हार्ड है और सोप स्टोन जो है वो सॉफ्ट है। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है, और अगर आपने एनसीईआरटीज़ ढंग से पढ़ी होती हैं और दूसरे थर्ड पार्टी नोट्स पे नहीं रिलाई किया होता तो आपको बड़ी हेल्पफुल होता ये।
मार्क करके आना अपने एग्जाम में। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ग्रेनाइट का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है हार्ड उसमें, और सोपस्टोन का दिया हुआ है सॉफ्ट में। गैब्रो ब्लैक कलर का होता है और क्वार्ट्जाइट मिल्की वाइट है। रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन और ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसे मिनरल के अंदर हम देखते हैं जो उनकी कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ी डेफिनेट होती हैं कि उसी मात्रा में हर मिनरल, सेम मिनरल जब आप देखेंगे तो उसी सेम मात्रा में होगी। लेकिन जब बहुत सारे मिनरल्स आके मिलते हैं रॉक बनाने के लिए, तो जब आप उस रॉक को देखेंगे ना तो उसमें एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होगी कभी मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट की। किसी रॉक में ये वाला मिनरल ज़्यादा होगा, वो वाला कम होगा, किसी रॉक में वो वाला मिनरल ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होते हैं रॉक के अंदर। अब ये रॉक्स की स्टडी को बुलाते हैं पेट्रोलॉजी। इट इज़ अ साइंस ऑफ रॉक्स। पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है वो रॉक्स को स्टडी करता है, उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, स्ट्रक्चर देखा जाता है किस तरीके से डिज़ाइंड है, ओरिजिन कहाँ से आया है, अकरेंस कैसे हुई है, ऑल्टरेशन क्या हुई है उस रॉक के अंदर, रिलेशनशिप उसका दूसरे रॉक्स के साथ। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है बेसिकली हमारे उसमें ठीक है, रॉक्स वाले स्ट्रक्चर में। एज देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन रॉक्स एंड लैंड फॉर्म्स, रॉक्स एंड सॉइल्स, एक रिलेशनशिप है रॉक और उसके लैंड फॉर्म के बीच में। ठीक है, मैं यहाँ डाल देता हूँ रॉक्स एंड लैंड फॉर्म्स, रॉक्स और सॉइल्स के बीच में। रॉक्स टूट कर ही तो सॉइल बनते हैं। अ जोग्राफर रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स। इस सब के लिए बेसिक नॉलेज रॉक्स के लिए ना बहुत ज़रूरी है। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, जो ग्रुप होते हैं अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक्स, सॉलिडिफाइड फॉर्म फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं बेसिकली वो मैग्मा, और या मैग्मा लावा इसलिए लिखा हुआ है, मैग्मा होता है नीचे वाले फॉर्म में और लावा होता है ऊपर वाले फॉर्म में। ठीक है, तो मैग्मा इन लावा से आता है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं, डिपोजिशन होती है फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजीनस प्रोसेसेस। जो बाहर वाले प्रोसेसेस जो सरफेस के ऊपर होते हैं उसकी वजह से जो है परत जो बिखरती है किसी रॉक की, तो वो जाके कहीं और बैठ जाती है और फिर वहाँ पे वो रॉक्स बनते हैं जाके। तो वो वही इरोजन और डिपोजिशन वाला हिसाब है पूरा। मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर देखेंगे वो जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है, ठीक है, उन पे जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है बेसिकली बहुत ही इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स तब बनते हैं। ठीक है, तो वो एग्जिस्टिंग रॉक्स जो हैं वो जब चेंज हो जाते हैं एक सर्टेन फॉर्म में तब उसको बुलाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या हैं? एज इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा इंटीरियर ऑफ अर्थ से बनते हैं, तो इसलिए उनको प्राइमरी रॉक्स बुलाते हैं। ये हमने पहले ही क्लासेस में देख चुके हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड जब मैग्मा कूल हो जाता है और फिर गाढ़ा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो तब ये लोग बनते हैं, ये वाले रॉक्स बनते हैं इग्नियस रॉक्स। हमें पता है कि मैग्मा क्या है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जब मैग्मा अपने अपवर्ड मूवमेंट में होता है, कूल डाउन हो जाता है और टर्न हो जाता है सॉलिड में फॉर्म में, तब इसको बुलाते हैं इग्नियस रॉक। दिस प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन अर्थ्स क्रस्ट और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये मैग्मा का कूल डाउन हो जाना और उसके बाद फिर सॉलिडिफाई हो जाना, पत्थर हो जाना, तो बेसिकली ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर भी हो सकता है या फिर जब सरफेस पे भी आ जाता है तो सरफेस पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है बेसिकली। फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिख दिया है ताकि आपको आसानी हो याद करने में। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं दे क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। जैसे टेक्सचर डिपेंड करता है उनका साइज और अरेंजमेंट क्या है ग्रेन्स का, पतले छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स हैं, और अदर फिजिकल कंडीशंस जो मटेरियल्स की होती हैं। अगर मोल्टन मटेरियल बहुत ही आराम आराम से, ठीक है, ग्रेटर डेप्थ्स में काफ़ी गहराई में आराम आराम से कूल डाउन होता है, तो उसके मिनरल ग्रेन्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे स्लो कूलिंग लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इट मीन्स ग्रेन साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन जब सडन कूलिंग होगी, सडन कूलिंग के दौरान क्या होता है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर कूल्ड स्लोली तो ग्रेन्स में बी लार्ज। सडन कूलिंग से क्या होता है, स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स बनते हैं उनको।
सडन कूलिंग सरफेस के ऊपर है, और आराम आराम से कूलिंग कहाँ पे होगी? डेप्थ पे। सोच के देखिए ना, क्योंकि गर्मी ही इतनी है वहाँ पे कि एकदम से कोई चीज़ कूल नहीं हो सकती है। लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर आपको पता है इतनी गर्मी नहीं है जितनी डेप्थ में है, थोड़ा अर्थ के क्रस्ट के बाद। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर जो है वो जल्दी मोटा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका स्मूथ ग्रेन साइज जो होगा वो स्मूथ होगा और छोटा होगा, और सडन कूलिंग होती है। इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स। कैसे कूलिंग कंडीशंस है वैसे ही ग्रेन साइजेस बनते हैं, मेकिंग अप इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेकिया एंड टफ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। आपको और इग्नियस रॉक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इनको याद रख लीजिएगा। आई एम पुटिंग स्टार्स ऑन देम। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं प्लीज़ याद रख लीजिएगा। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, बेसाल्ट, ये तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल हो जाना। रॉक्स जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक होते हैं, वो अर्थ सरफेस के आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स, मतलब इरोड करने वाले एजेंट्स बेसिकली, एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइजेस ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक जैसे मैंने बताया था कि एक परत जाती है और दूसरी परत फिर वहाँ कहीं और जाके बन जाती है, तो वैसे वाला होता है। डेनुडेशन को अगर मैं उसको लिटरल फॉर्म में बताऊं तो बेसिकली एक ऐसा जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आपका जो अर्थ का सरफेस होता है, ठीक है, वो बहुत सारे एजेंट्स की वजह से टूट जाता है, बिखर जाता है, अलग हो जाता है, और फिर वो कहीं और जाके सेटल हो जाता है, और वो रॉक्स जो होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, डेनुडेशनल एजेंट्स की वजह से होते हैं। सच फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड, और यही फ्रेगमेंट जो टूटते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिफरेंट एक्सोजीनस एजेंसीज की वजह से, मतलब जो बाहरी सरफेस पे जो और एजेंट्स काम करते हैं उस टूटे हुए फ्रेगमेंट्स पे, और वो वहाँ जाके कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ये डिपॉजिट जो होते हैं थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। अब ये डिपॉजिट्स कहीं जाके बैठे हैं और बहुत सारा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर है, ठीक है, वो कुछ टाइम में टूट के एकदम मिट्टी बन गया। अब मिट्टी यहाँ से उड़ के गई, ठीक है, अब मिट्टी यहाँ बैठ गई और थोड़ा टाइम बाद कॉम्पैक्ट होती रहेगी और पास आती रहेगी, कॉम्पैक्ट होती रहेगी और फिर एक पत्थर बन जाएगा। तो बेसिकली इनको बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। इस प्रोसेस को जो ये वहाँ पे जाके फिर कॉम्पैक्ट हो जाती है और फिर रॉक्स बन जाती है, इसको बुलाते हैं लिथिफिकेशन। लिथिक लिथिक पता है ना आपको, स्टोन। In many sedimentary rocks, the layers of deposits retain their characteristics even after lithification. बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स में जो लेयर्स हैं डिपॉजिट्स की, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक बरकरार रखती हैं लिथिफिकेशन होने के बाद भी। Hence, we see a number of layers of varying thickness in sedimentary rocks like sandstone, shale. तो जो डिफरेंट वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें आपको डिफरेंट तरीके से थिकनेस दिखती है, लेयर्स दिखती हैं बेसिकली वहाँ पे। डिपेंडिंग अपॉन दी मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्म हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो अलग अलग तरीकों में ग्रुप्स में बांटी जाती है। जैसे मैकेनिकली अगर फॉर्म हुआ हो, ठीक है, तो उसमें बुलाते हैं स्टैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, लोएस एट्सेट्रा। मैंने कॉन्ग्लोमरेट इसलिए नहीं वो किया क्योंकि मैकेनिकली आपको सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है मैकेनिकली फॉर्म्ड, उसमें ये इंपॉर्टेंट रॉक्स याद रखने ज़रूरी हैं: सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एंड लोएस। फिर आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, दूसरा तरीका हो गया, उसमें कौन होता है? गेजराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, कोल। ठीक है, ये चारों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जब ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड का है। तो बेसिकली जब सेडिमेंट्री रॉक्स इन जनरल अगर क्वेश्चन आए कि कौन से हैं, तो प्लीज़ ये वाले नाम याद रखिएगा, जिसमें चौक, लाइमस्टोन, कोल, गीजराइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये सब हैं। क्योंकि जनरली अगर वो पूछ ले कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं तो याद रखिएगा। अगर वो पर्टिकुलरली पूछ लें कि इस तरीक़ों से फॉर्म हुए रॉक्स में कौन सा एग्जाम्पल किसका है, तो भी आप याद रखिएगा। केमिकली फॉर्म्ड में कौन से आते हैं? चर्ट, लाइमस्टोन, हेलाइट, पोटैश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। आई एम मार्किंग दिस दिस थिंग ताकि आपको याद रहे ये इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ्स आपके पास होंगी तो आपको पता रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। आई एम मार्किंग इट हियर। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करते हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म का चेंज हो जाना, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। ये रॉक्स जो होती हैं जब
पीवीटी चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि आपके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। मेटामॉर्फिज्म, ये जो प्रोसेस है, ये तब होता है जब रॉक्स को फोर्स किया जाता है डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस। टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से जो ऊपर लेयर, टेक्टोनिक प्लेट जब हिलती हैं तो ऊपर वाले जो पत्थर है वो नीचे चले जाते हैं, या फिर मोल्टन मैग्मा जो है वो क्रस्ट से बाहर आ जाता है और बाहर के रॉक्स से जो सरफेस पे पड़े हुए हैं उनके साथ इंटरैक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि बहुत प्रेशर और हीट उनको मिलती है, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स, तो दोनों इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, इन दोनों बने हुए, ऑलरेडी बने हुए रॉक्स पे जो चेंजेस आते हैं वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कोई अलग तरीके से रॉक्स नहीं बनते हैं, बेसिकली पहले ही बने जो रॉक्स हैं उनके ऊपर जो चेंजेस आते हैं ये उसकी बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, और उन्हीं पे क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, इन मटेरियल्स का, उस ओरिजिनल रॉक के अंदर ही। मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिकल डिसरप्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है ओरिजिनल मिनरल्स का रॉक्स के अंदर ही, वो कैसे, ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी अप्रिशिएबल केमिकल चेंजेस, इज कॉल्ड डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। तो क्या होता है कि जो आपका मैकेनिकली डिसरप्ट हो जाते हैं और रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं वो ओरिजिनल मिनरल्स जो उस रॉक्स के अंदर हैं, कैसे, ब्रेक होके या क्रश होके, बिना किसी केमिकल चेंज के, उसको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसको बुलाया जाता है मेटामॉर्फिक, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, जब केमिकल चेंजेस ना हो बेसिकली उसमें तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, और जब केमिकल चेंजेस हो तो उसको याद रखिएगा कि वो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है। देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा, ये एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा जाता है, दिस इज वेरी डीप ऑफ अ नॉलेज। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम और इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि जब प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म का, तो कुछ रॉक्स में जो ग्रेन्स या मिनरल्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर लेयर या लाइन में। ठीक है, तो जैसे जब ये चेंज होता है, अंदर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा होता है, तो जो ग्रेन्स या मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से लेयर्स में या लाइंस में जो हैं अरेंज हो जाते हैं। इस अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स को और ग्रेन्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स में बुलाते हैं फॉलिएशन। प्लीज़ ये प्रोसेसेस याद रखिएगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट की जाती हैं। फॉलिएशन बुलाया जाता है या लीनिएशन बुलाया जाता है। कभी कभी ये जो मिनरल्स हैं या मटेरियल्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उनको अरेंज कर दिया जाता है इनटू ऑल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर्स। कभी थिन लेयर्स होती है, कभी थिक लेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो लाइट और डार्क शेड्स में भी प्रेजेंट होती है पत्थर के अंदर। इस स्ट्रक्चर जो, ये स्ट्रक्चर जो होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसको बोलते हैं बैंडिंग। ठीक है, और जो रॉक्स ये प्रोसेस को दर्शाते हैं उनको बुलाते हैं बैंडेड रॉक्स। ठीक है, तो बैंडिंग का समझ आ गया ना आपको, लेयर्स जो ऐसी बन रही हैं, एक मोटी लेयर, एक पतली लेयर, लाइट लेयर या डार्क लेयर जो बन रही है, उसको बोलते हैं बैंडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स डिपेंड अपॉन ओरिजिनल रॉक्स, इग्नियस या सेडिमेंटरी, इन रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है टाइप्स कैसी बनेंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि इन्हीं जो ओरिजिनल रॉक्स हैं इन्हीं के ऊपर तो मेटामॉर्फिज्म हुआ है ना। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फॉलिएटेड रॉक्स एंड नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स वाला एरिया मैं फिर से मार्क कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसमें कौन है, निसॉइड, ग्रेनाइट, सायनाइट, स्लेट, शिस्ट, शिस्ट ये इसका शिस्ट बुलाते हैं, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एट्सेट्रा। प्लीज़ ये नाम याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रॉक साइकिल, कि रॉक्स जो हैं वो बनते कैसे हैं, बिखरते हैं, फिर दोबारा बनते हैं, वो रॉक साइकिल चलती कैसे है।
रॉक्स जो हैं वो आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते ज़्यादा लंबे वक्त तक, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। तो रॉक साइकिल क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिससे दूसरे जो पुराने रॉक्स हैं वो टूटते हैं और नए रॉक्स के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे वो चीज़ें होती हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो प्राइमरी रॉक्स हैं और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और ये कहाँ से बनते हैं, प्राइमरी रॉक से ही बनते हैं। जब एक रॉक बना होगा, अब इग्नियस रॉक है, मान लीजिए ये इग्नियस रॉक है, ये रहा। ठीक है, अब वो सीधा सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है टूट कर, या फिर वो मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकता है। तो शुरुआत प्राइमरी रॉक जो है इग्नियस रॉक वहीं से ही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इग्नियस रॉक्स चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। The fragments derived out of igneous and metamorphic rocks form into sedimentary rocks. अब igneous rock टूट जाए या igneous जब metamorphic बन गए थे और फिर वो metamorphic rocks टूट के कहीं और डिपॉजिट हो जाएं, तो वो दोनों फिर मिलके sedimentary rocks भी बन सकते हैं। sedimentary rocks जो हैं वो fragments में फॉर्म होके, and the fragments can be source of formation of sedimentary rocks. जो sedimentary rocks बन चुके हैं वो भी टूट के आगे जाके कहीं और डिपॉजिट हो सकते हैं और वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। सो जो क्रस्टल रॉक्स हैं, जो क्रस्ट पे रॉक्स हैं, वो तीन तरीके के हैं, इग्नस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। वंस फॉर्म्ड मे बी कैरेड डाउन इनटू मेंटल। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टाइप ऑफ रॉक्स जो हैं वो एक बार बनने के बाद मेंटल की वापस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चले जाएं। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है उसकी वजह से अंदर चले जाएं वो रॉक्स वगैरह। तो ये जो सबडक्शन प्रोसेस से अंदर जाते हैं, जिसमें पूरी प्लेट, क्रस्टल प्लेट या उसका कुछ पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक है, किसके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मेल्ट डाउन हो जाएगा, और क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, और फिर वो वापस मोल्टन मैग्मा बन जाएंगे, और फिर वो भी क्या होता है, एक ओरिजिनल सोर्स होता है इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, समझ आई ना आपको रॉक साइकिल। तो मैं ये वाला भी ये है मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको क्या हो, याद रहे कि आपको ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें कैसे हो रहे हैं वो एक दूसरे में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि क्या सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में हो सकते हैं, यस। क्या सेडिमेंट्री रॉक्स सिर्फ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ही बनते हैं, नहीं। वो सेडिमे ऑलरेडी मेड सेडिमेंट्री रॉक से भी दोबारा सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं टूट के। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एग्जामिनर, ये जो बुक में क्या कहा गया है, मान लीजिए आपका ये वॉल्केनो है। ठीक है, ये आपका क्रेटर है, यहाँ से वो निकलता है मैग्मा, ये आया आपका मोल्टन मैग्मा। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है लावा बाहर आया, और यहाँ पे आके मान लीजिए रॉक बन गया। अब इस रॉक के साथ क्या हो सकता है, ये है इग्नियस। ये मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ठीक है, चेंज हो जाए पूरा हीट, टेम्परेचर और वॉल्यूम की वजह से। या फिर ये सेडिमेंट्री बन सकता है, टूट के कहीं और जाके बैठ सकता है और फिर सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री बन सकता है टूट कर, ठीक है, और बिखर के कहीं और चले जाए तो सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। ये सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद मेटामॉर्फिक भी बन सकता है, ये भी चेंज हो सकता है ना। ठीक है, या फिर ये तीनों तरीके के जो रॉक्स हैं, बेसिकली ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से सबडक्शन का मतलब होता है। मान लीजिए ऐसे दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इसमें से एक प्लेट जो है मान लीजिए वो हैवी है और एक प्लेट है लाइट है। उसकी वजह से क्या होगा कि लाइट वाली प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, और जो हैवी प्लेट, सॉरी, जो लाइट वाली प्लेट है वो ऊपर रह जाएगी, और जो हैवी प्लेट है वो उसके नीचे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस का मतलब जो दोनों पास में आ रही हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस प्रोसेस बता रहा हूँ, जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो हैवी वाली थी जो नीचे दब गई है और लाइट वाली उसके ऊपर चढ़ गई है, तो इससे क्या हुआ, जो हैवी प्लेट है अब ये नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जा रही है, इसकी मूवमेंट क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, और इसकी मूवमेंट कहाँ, ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये नीचे इंटीरियर में जाएगी, तो ये पूरी प्लेट के जो पत्थर है ये कहाँ चले गए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, और यहाँ पे जाके दे विल मेल्ट।
पिघल जाएंगे ना, और फिर यही मेल्टेड जो मैग्मा है ये इस वेंट से निकल के बाहर आ जाएंगे और फिर इग्नियस और साइकिल शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल जिसके बारे में एग्जामिनर वो जो बुक राइटर ने वहाँ पूरा बताया हुआ है कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ आया हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, विच विल बी क्लास 5th, और उसमें हम डे 3 का प्रोसेस करेंगे। हर डे 1 डे 2 के हिसाब से मैंने बांटा हुआ है ताकि आप जो रिवाइज भी करो, ठीक है, पीडीएफ्स जिसको चाहिए मैंने आपको बता दिया प्रोसेस कैसे आप ले सकते हैं पीडीएफ्स। तो क्या होगा कि अगर आपको क्लास की स्टार्टिंग मैंने बता दिया था ना आपको, तो क्या होगा कि अगर आप जैसे पीडीएफ्स हैं आपके पास, तो मैंने उनको डे 1 से लेकर डे 21 तक बांटा हुआ है। तो आप अपनी पूरी की पूरी ज्योग्राफी क्लासेस के साथ देखते हुए 21 दिनों में कंप्लीट कर सकते हो, और जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए वो टाइम ड्यूरेशन छोटा होता जाएगा। पहली रिवीजन करने के लिए 21 दिन लगेंगे, दूसरे दिन करने के लिए आपको 15 दिन लग सकते हैं, 15 दिन के आसपास लग सकते हैं। जब 2-3 रिवीजन हो जाएगी तब तो आप क्या है ना यार, एक एक हफ्ते में पूरी पूरी ज्योग्राफी रिवाइज कर दिया करोगे, और वो भी कंप्लीट तरीके से। ऐसे नहीं कि किसी ने शॉर्ट नोट्स दे दिए, नहीं नहीं, मैं पूरी एनसीईआरटीज़ की बात कर रहा हूँ भाई। एक आप एनसीईआरटीज़ के अलावा दूसरे नोट्स उठा ही क्यों रहे हो जब एग्जामिनर पूछता ही वहीं से है? तो फिर दूसरी जगह जाने का मतलब ही क्या? मतलब जब आपको पता है श्योर शॉट कि ऐसा ही होता है हमेशा, यहीं से उठाया तो आप शॉर्ट नोट्स पे क्यों डिपेंडेंट है? मेरा सवाल उन लोगों से है जो बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दो। भाई एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ही नहीं, और वो एनसीईआरटी से सवाल कभी भी आ सकते हैं। अब जैसे मैं अपने नोट्स को बेटर करने के लिए मान लीजिए एक काम करता हूँ, मैं अपने नोट्स में एक चीज़ करता हूँ कि जो भी 2023 में पेपर हुआ था मैं वो अपने नोट्स में ऐड करके और आपको बेच दूँ। अब आप बोलोगे वाह यार सर, मतलब आपके नोट्स में तो 2023 के भी क्वेश्चंस आ रखे थे, तो अगर मैं आपके नोट्स पहले खरीद लेता तो मुझे तो बहुत बेटर होता, मेरा 2023 के एग्ज़ाम भी आराम से निकल जाता। सब इंस्टीट्यूट्स ऐसा ही करते हैं आप लोगों के साथ पागल बनाने के लिए। कोई भी नहीं कर सकता अपने शॉर्ट नोट्स को इतना कंपाइल कोई नहीं कर सकता कि एनसीईआरटीज़ के बराबर भी ला सके। 50% भी बराबर नहीं लेके आ सकते वो एनसीईआरटीज़ के। वो क्या करते हैं, वो वही नोट्स देते हैं आपको जो उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर सभी में आ चुके होते हैं। वो ये तो मेक श्योर करते हैं कि वो वाले फैक्ट्स जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 2023 तक वो मिसिंग ना हो, कि जब इंसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे और फिर जब ये नोट्स देखे तो उसको लगे हाँ यार, सर ने तो वो नोट्स दिए हुए हैं, सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कुछ नहीं है, आप बेवकूफ़ बनाए जा चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके से इंडस्ट्री चलती है, इसलिए आई नेवर रिलाई ऑन दीज सोर्सेज। हमेशा जो लेजिट सोर्स जहां से एग्जामिनर पूछता है उसी को रखो, क्योंकि इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर एग्जामिनर जा रहा है तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इससे बाहर वाली चीज़ जो ना कभी पेपर में आई है और ना एनसीईआरटीज़ के अंदर है, किसी के बाप में दम नहीं है कि वो अपने नोट्स में वो चीज़ डाल ले। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो वो एक्स्ट्रा चीज़ एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर में, वो कोई भी नहीं कर पा रहा। तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज वो डुएबल क्वेश्चन है ही नहीं। जो भी डुएबल क्वेश्चन होंगे वो नोट्स भी, जो शॉर्ट नोट्स लोगे 2000-5000 के लोगे, वो भी आपको वही देंगे जो एनसीईआरटीज़ देगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वो सोर्सेज से डायरेक्टली पढ़ना है जहाँ से लाइन से स्टेटमेंट आती है सीधा, या आपको वो लोगों से पढ़ना है जो आपको पागल बनाने के लिए पुराने पेपर्स के सारे फैक्ट्स को डाल देते हैं उसमें, ताकि आपको लगे कि हाँ यार बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। डिसाइड आपको करना है, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। मैंने फर्स्ट क्लास से पॉलिटी की जब फर्स्ट क्लास की थी तब से वो ख़त्म हो चुका है पूरा पॉलिटी, अब यहाँ पे हम ज्योग्राफी करेंगे कंप्लीट। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है, कंप्लीटली अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। आई विल सी यू सून, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।